हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तालिबान की वो हकीकत बताऊंगा जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। वो सच्चाई दिखाऊंगा जिससे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो लोग पिछले 2 दिन से तालिबान के मुरीद बन रहे हैं उनके पसीने छूट जाएंगे। जो लोग कह रहे हैं कि तालिबान 20 साल पहले वाला तालिबान नहीं है, जो लोग दावा कर रहे हैं कि तालिबान बदल गया है, ये नया तालिबान है, मॉडर्न तालिबान है, तो आज मैं दिखाऊंगा ये लोग सच कह रहे हैं। वाकई में तालिबान बदल गया है, वाकई में नया तालिबान है। ये तालिबान 20 साल पहले वाले तालिबान से ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा खूंखार है, ज्यादा घातक है। क्योंकि नया तालिबान मोटरसाइकिल पर बंदूक लेकर नहीं चलता। अब तालिबान फाइटर्स हम बीच में घूम रहे हैं। उनके हाथ में ऑटोमेटिक अमेरिकन राइफल्स आ गए हैं, उनके पास हैंड ग्रेनेड आ गए हैं। अब तालिबानी फाइटर्स को पहाड़ की चोटी पर बैठकर इलाकों की निगरानी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तालिबान के पास सोफिस्टिकेटेड टेलीस्कोप आ गए हैं, हाई एंड ड्रोन्स हैं। और यह मत समझिए कि 20 साल पहले की तरह हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट से बॉम्बिंग करके तालिबान को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि अब इस बात का डर है कि तालिबान के पास भी हेलीकॉप्टर्स हैं। इस बात का डर है कि अफगानी फौज के फाइटर जेट्स अब तालिबान के कब्जे में आ सकते हैं। एक पूरी एयरफोर्स बनाई जा सकती है, क्योंकि अमेरिका के 1-2 नहीं 206 प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स इस समय अफगानिस्तान में हैं, जिन पर तालिबान कंट्रोल करने की कोशिश में है। अब तालिबान के पास टैंक्स हैं, तालिबान के पास आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, और इसलिए अब पुराना तालिबान नहीं है। उसे पुराना तालिबान समझने की भूल मत करिए। ये नया तालिबान है जो पहले से ज्यादा खतरनाक, पहले से कई गुना वेल इक्विप्ड फोर्स है। आज मैं जो डिटेल आपको बताने जा रहा हूं उसकी चर्चा पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में है। एक्सपर्ट की बातें सुनकर आपको लगेगा कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा पूरी दुनिया के लिए कितना गंभीर खतरा है। मेरे पास एक एक वेपन, एक एक बंदूक, एक एक हेलीकॉप्टर की डिटेल्स हैं। सबसे मोटी बात है कि तालिबान अब कबीले के लोगों का कोई गुट नहीं है। तालिबान के पास एक आर्मी है, एक एयरफोर्स है, एक इन्फेंट्री है, अपने फाइटर्स हैं, और इन फाइटर्स के पास वो सारे हथियार हैं, वो सारे वेपन्स हैं जो अमेरिकी फौज के पास थे। तालिबान की आर्मी कितनी मजबूत है, कितनी ताकतवर है और कितनी खतरनाक हो गई है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक दुनिया के 166 देशों की एयरफोर्स से ज्यादा एयरक्राफ्ट इस समय अफगानिस्तान में हैं, जो तालिबान के कब्जे में आ सकते हैं। और अगर ये तालिबान के कब्जे में आ गए तो तालिबान की एयरफोर्स बहुत ताकतवर हो जाएगी। आप पूछ सकते हैं ये सारे हथियार, ये सारे एयरक्राफ्ट तालिबान के पास कहां से आए? तो इसका सीधा जवाब यह है कि तालिबान ने उन सारे हथियारों पर, टैंक्स पर, हेलीकॉप्टर्स पर कब्जा कर लिया है जो अमेरिका ने अफगानिस्तान की फौज को दिए थे। ये तस्वीरें उन्हीं हथियारों की, उन्हीं बंदूकों की, उन्हीं असॉल्ट राइफल्स की हैं जो कुछ दिन पहले तक अमेरिकी फोर्सेस और अफगान कमांडोज के हाथों में हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही काबुल समेत अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रोविंस में अफगानिस्तान की फौज ने तालिबान की पैदल आर्मी के सामने सरेंडर किया, तो रातों रात तालिबान के पास इतना असला, इतना बारूद आ गया। अब दुनिया के तमाम मुल्कों में इस बात की चर्चा है कि अफगानिस्तान की आर्मी कैसे कमजोर पड़ी, उसके हथियार तालिबान के हाथ में आ गए और आज तालिबान कितना ताकतवर हो गया। मैं आपको बता देता हूं कि पिछले 20 साल में अमेरिका ने अफगानिस्तान में 61 लाख करोड़ रुपए मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री वॉरफेयर पर खर्च किए। 61 लाख करोड़ रुपए। जो हथियार अमेरिका के स्नाइपर्स, अमेरिका के एलीट कमांडोज इस्तेमाल करते थे, वही हथियार अफगानिस्तान की सेना को भी दिए गए थे। उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी ताकि वो तालिबान का मुकाबला कर सके। मेरे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि इस वक्त तालिबान के पास
अफगानिस्तान की सेना के 3 लाख से ज्यादा आर्म्स एंड एम्युनिशन मौजूद हैं। असॉल्ट राइफल्स की बात करें तो इस वक्त तालिबान के कब्जे में हजारों AK-47, AK-56 और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड हैं, जिन्हें RPG भी कहा जाता है। तालिबान के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन, लाइट मशीन गन, पिस्टल, हैंड ग्रेनेड और मोर्टार भी हैं। पता तो यह भी चला है कि तालिबान के फाइटर्स को अब M4 कार्बाइन्स और M16 राइफल्स भी मिल चुकी हैं। ये वो हथियार हैं जो एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिकी जवानों के पास हैं, यानी अब टक्कर बराबरी की है। जो सारे हथियार अफगानी आर्मी के पास थे, अफगान की फौज के पास थे, अब उनका एक बड़ा हिस्सा तालिबान के कब्जे में आ गया है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को अप्रैल से जुलाई 2021 तक हथियारों की एक बिल्कुल नई खेप दी थी। इसमें 10,000 एक्सप्लोसिव रॉकेट्स, 40 mm के 61,000 एक्सप्लोसिव राउंड्स, 0.5 कैलिबर की 9 लाख गोलियों के साथ करीब 21 लाख और गोलियां अफगानिस्तान की फौज को दी गई थी अमेरिका की तरफ से। तालिबान के पास 60, 82 और 120 mm के मोर्टार भी पहुंच गए हैं। इसके अलावा 19 ऐसे हथियार हैं जिनके मेकर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और मुझे यह बताया गया है कि तालिबान के पास 25,000 से ज्यादा ग्रेनेड लॉन्चर्स पहुंच चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानियों ने अलग अलग पोस्ट बनाई हुई हैं, और इस पोस्ट पर जो तालिबानी बैठे हैं उनके पास अमेरिकन मेड ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ साथ AK-47 और AK-56 जैसी असॉल्ट राइफल के अलावा लाइट मशीन गन भी हैं। इन राइफल्स के जरिए, इन मशीन गन से 700 से लेकर 3,000 मीटर तक निशाना लगाया जा सकता है। और जहां तक RPG की बात है, तालिबान के कई फाइटर्स रॉकेट लॉन्चर्स को लेकर घूम रहे हैं। इससे किसी भी टैंक, बख्तरबंद गाड़ी या फिर एयरक्राफ्ट को भी उड़ाया जा सकता है। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जब तालिबान के लड़ाके ओपन ट्रक में बैठकर आते थे, अंधाधुंध फायरिंग करते दिखाई देते थे। अब ये बात पुरानी हो गई है, क्योंकि अब तो तालिबान के पास स्टेट ऑफ आर्ट मल्टीपर्पज व्हीकल्स मौजूद हैं। अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही अफगान नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस को 174 हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हीकल्स दिए थे। इन्हें वॉरफेयर की भाषा में हमवीज कहा जाता है। हालांकि इससे पहले भी अफगानिस्तान की सेना के पास कई बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद थी। कुल मिलाकर 15 अगस्त को, जिस दिन तालिबान ने काबुल को कैप्चर किया था, तब तक अफगानिस्तान की आर्मी के पास 303 हमवी मौजूद थी। इनमें से 41 को तालिबान ने बर्बाद कर दिया है, और बड़ी संख्या में बाकी मिलिट्री व्हीकल्स तालिबान के कब्जे में आ गए हैं। इसके अलावा फोर्ड रेंजर नाम के 256 मिलिट्री व्हीकल्स पर भी तालिबान का कब्जा होने का दावा किया गया है। अब तालिबान के लड़ाके उन ट्रकों में घूमते हैं जिनमें कुछ दिन पहले अफगान आर्मी का मूवमेंट होता था, और यह सारा का सारा अमेरिकन इक्विपमेंट है, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है। तालिबानी फाइटर्स के पास नेवी स्टार इंटरनेशनल की मॉडर्न सीरीज वाले 133 ट्रक आ गए हैं, और इसके साथ 20 से ज्यादा M117 आर्मर्ड व्हीकल्स भी तालिबान की नई फोर्स का हिस्सा है। कुल मिलाकर रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के पास 1,000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां आ चुकी हैं। अफगानिस्तान की फौज के पास T-54 और T-62 सीरीज के कुल 40 से ज्यादा टैंक्स थे। अब इस बात की पूरी संभावना है कि ये सारे टैंक्स तालिबानियों के कब्जे में हैं। ये टैंक्स चीन ने अफगानिस्तान को दिए थे। अफगानिस्तान के पास 60 और मिलिट्री हाई ग्रेडेड व्हीकल्स थे। इनमें 9 बर्बाद हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। 51 अभी भी अफगानिस्तान में हैं, और इस बात की आशंका है कि ये अब तालिबान के पास हैं। आजकल रोज बख्तरबंद गाड़ियों में घूमते हुए तालिबानियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसके वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। इसके अलावा 20 मैक्सप्रो माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, यानी लैंड माइन से बचाने वाली गाड़ियां भी तालिबान के कब्जे में आ चुकी हैं, जिसकी मदद से तालिबान पहले के मुकाबले अब ज्यादा ताकतवर और ज्यादा खतरनाक हो चुका है।
इतना ही नहीं, पहाड़ियों की ऊंची चोटी पर भी कारगर माउंटेन डिवीजन गन और होवित्जर तोप ये भी बताया गया कि तालिबान की आर्म्स फैक्ट्री में मौजूद हुए। तालिबान के पास 76 mm वाली 3 डिवीजन है और इसके साथ साथ 132 mm वाली 35 होवित्जर गन्स हैं जो अफगान की फौज को दी गई थी। अब कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं, कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें तालिबान के लड़ाकों के पास ये गन्स दिखाई दे रही हैं। जहां तक एंटी एयरक्राफ्ट गन की बात है तो अफगानिस्तान की फौज के पास ऐसी 8 हाईटेक गन्स थी। इसका मतलब हवा में ही विमान को मार गिराने वाला हथियार। इसे चीन ने बनाया था। ये 8 की 8 एयरक्राफ्ट गन अब गायब है और इस बात की आशंका है कि ये तालिबान के पास है। कुल मिलाकर तालिबान को 775 गन्स मिल चुकी हैं। आज मैंने तालिबान फाइटर्स का एक वीडियो देखा। इस वीडियो को देखकर थोड़ी राहत मिली। इसमें तालिबान के लड़ाके एक हेलीकॉप्टर के पीछे खड़े हैं और रोटर की आवाज मुंह से निकाल रहे हैं, यानी तालिबान के पास जो हेलीकॉप्टर है वो उड़ने की हालत में नहीं है। इससे फिलहाल वो इसका इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि ये वही Mi-24 हेलीकॉप्टर है जो भारत ने अफगान आर्मी को गिफ्ट किया था, लेकिन अभी तालिबान के किसी काम का नहीं, क्योंकि अफगान आर्मी ने इसके पार्ट्स निकाल लिए थे, यानी फिलहाल ये उड़ने की हालत में नहीं है। तालिबान इसके साथ सिर्फ फोटो और सेल्फी खींचकर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यूरोप में और अमेरिका में एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं कि एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स तालिबान के हाथ लगे होंगे और ये सारे के सारे ऐसे नहीं हैं जो चलते नहीं हैं। अब तालिबान के पास अफगान एयरफोर्स के करीब पूरे सिस्टम के कब्जा हो जाने की उम्मीद है। ये डर है। फाइटर प्लेन्स के अलावा अटैक हेलीकॉप्टर्स भी उसके कब्जे में आ चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि तालिबान के कब्जे से पहले अफगान एयरफोर्स AAF के पास 45 ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर, 50 MD 530S और 56 Mi-17 हेलीकॉप्टर। इसके अलावा अफगान एयरफोर्स के पास 23 A-29 सुपर टकानो फाइटर प्लेन्स थे। इनमें से 6 लड़ाकू विमान तो 2 महीने पहले ही दिए गए थे। जहां तक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात है तो 15 अगस्त से पहले तक अफगान की वायुसेना के पास C-130J सुपर हरक्यूलिस, C-208 यूटिलिटी एयरक्राफ्ट और AC-208 फिक्स विंग प्लेन मौजूद थे। इसके अलावा Mi-35 हेलीकॉप्टर भी एयरफोर्स का हिस्सा थे। एक प्लेन की कीमत हजारों करोड़ रुपए की है। कुल मिलाकर अफगान एयरफोर्स के पास 211 एयरक्राफ्ट थे, लेकिन इनमें से 30 जून तक सिर्फ 167 ही ऑपरेशनल थे। लेकिन जब जंग हुई, टकराव हुआ, तो तालिबान ने 23 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स में से 7 को बर्बाद कर दिया, उन्हें मार गिराया और अब बचे हुए 16 विमान हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि अब भी 160 हेलीकॉप्टर्स और फाइटर प्लेन्स इंटैक्ट हैं। अगर ये सारे फाइटर जेट और ये सारी हेलीकॉप्टर तालिबान के हाथ लग गए तो दुनिया के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चौंकाने वाली बात है कि तालिबान के हाथ जो हेलीकॉप्टर लगा है उससे वो धीरे धीरे हेलीकॉप्टर फ्लाई करना सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं और इनके जरिए एयर सर्विलांस कर रहे हैं। लेकिन चूंकि तालिबान के पास इन हेवी मशीन्स को उड़ाने के लिए क्वालिफाइड पायलट्स नहीं है, तो इसके लिए उन्होंने अफगान एयरफोर्स के पायलट से अपील की है कि वो ही इन प्लेन्स को उड़ाएं और इनका मेंटेनेंस करें। असल में किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि तालिबान के सामने अफगानिस्तान की फौज इतनी जल्दी सरेंडर कर देगी। जरा सोचिए, जिस तालिबान के पास 75,000 फाइटर थे, उसके सामने वेल इक्विप्ड मॉडर्न वॉरफेयर से लेस अफगान आर्मी ने घुटने टेक दिए, वो भी 3 लाख की आर्मी ने। और इसी वजह से तालिबान के हाथ
ये सारे आर्म्स लगे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि तालिबान के पास लेटेस्ट स्कैन ईगल ड्रोन्स आ चुके हैं। यह बहुत चिंता की बात है। अब तक तालिबान के पास नॉर्मल क्वाडकॉप्टर थे, लेकिन अब उसके पास 6 स्कैन ईगल ड्रोन है। और इनकी खास बात यह है कि ये रैकी करने के साथ साथ दुश्मन पर अटैक भी कर सकते हैं। 24 घंटे तक बिना रुके उड़ान भर सकता है, वो भी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये कितनी हाईटेक ड्रोन है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि एक ड्रोन की कीमत $40 लाख है, यानी करीब 30 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर करीब 180 करोड़ रुपए के तो ड्रोन्स ही हैं जो तालिबान के हाथ लग गए हैं। तालिबान के कब्जे में कंधार, काबुल, कैंप लिंकन समेत 11 मिलिट्री बेसेस हैं और बगराम का एयरबेस भी अब तालिबान के कब्जे में है, यानी तालिबान के पास एयरफोर्स की ताकत आ सकती है। अब इसी एयरफोर्स की ताकत से, इन्हीं ड्रोन्स की मदद से तालिबान पंचशील घाटी पर काउंटर अटैक भी कर सकता है। ये सारी की सारी आशंकाएं यूरोप और अमेरिका में एयरफोर्स के एक्सपर्ट्स ने व्यक्त की हैं। उनका कहना है कि अगर अफगानिस्तान के पास जो एयरफोर्स थी उसका कुछ हिस्सा भी तालिबान के हाथ लगा तो कई मुल्क इसकी जद में आ सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स और क्या नाम है, यूएवीज वगैरह और हमवीज, ये तो मेरे ख्याल ये यूज कर सकता है तो अपनी अफगानिस्तान में ही यूज कर सकता है। अब वो कब और कैसे, आपको पता है अभी अपराइजिंग्स हो रही हैं, पंशेर वैली में हो रही है और साथ ही साथ ईस्टर्न अफगानिस्तान में नंगरहार, कुनार एरिया में हो रहा है। तो लोगों को सप्रेस करने के लिए तो हेलीकॉप्टर से वो ऊपर से, अगर उसको लगा कि ये बढ़ता जा रहा है, जिसको एक रेवोल्यूशन अभी शुरू हो रहा है और अगर ये 1-2 दिन में बढ़ गया तो उनको सप्रेस करने के लिए वो हेलीकॉप्टर गनशिप्स यूज कर सकता है, हमवीज यूज कर सकता है, क्योंकि उसको उसमें प्रोटेक्शन मिलेगी। और साथ ही उसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी होता है, क्योंकि जो ये रेवोल्यूशन या रिवोल्ट सा कर रहे हैं या रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू हो गया है, वो हमवीज वगैरह में आईडीज लगा सकते हैं। तो ज्यादा इनको एडवांटेज हो जाएगा हेलीकॉप्टर गनशिप्स के साथ, अगर वो अपनी जनता को कंट्रोल करना है जो भी एक रिवोल्ट की तरफ चल रहे हैं। और हथियार तो छोटे हथियार हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक है, वो पहले भी थे, AK-47 था, अभी वो कौन सा हथियार बेटर है, उस हथियारों के साथ वो वही यूज कर सकता है। तो जो डेंजर है वो इन इतने बड़े हथियार और ये सारी चीजों के साथ मेरे ख्याल अफगानिस्तान के अंदर ही है। और ये कब तक यूज होंगे, जब तक वो ये जो एक शुरू हो रखा है और कब किस हालात में और शुरू होगा उनको क्रश करने के लिए। मेजर जनरल संजय मिस्टन 28 साल तक काबुल में भारतीय सेना के डिफेंस अटैची थे, इसलिए उन्हें इस इलाके की पूरी जानकारी है। मैंने बहुत सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट देखी हैं जिनमें दावा किया गया कि तालिबान के पास 2 लाख करोड़ के हथियार आ चुके हैं। अफगानिस्तान की जो एयरफोर्स थी वो 166 देशों की एयरफोर्स से ज्यादा वेल इक्विप्ड थी, क्योंकि अमेरिका ने उसे इक्विप किया था। अगर ये एयरक्राफ्ट, ये एयरफोर्स, इसका एक हिस्सा भी तालिबान के कब्जे में आ गया तो बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। अब बड़ा सवाल है कि अमेरिका को इस बात का अंदाजा क्यों नहीं लगा कि एडवांस वेपन, रॉकेट्स, टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, ये सब तालिबान के हाथ लग जाएंगे। और जब एक बार तालिबान के हाथ में इतनी भारी मात्रा में सोफिस्टिकेटेड वेपन आ गए, हथियार आ गए, तो उसका खतरा कितना बड़ा होगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से पूछा जा रहा है कि इतनी बड़ी गलती कैसे हुई, अमेरिका की इंटेलिजेंस तालिबान की इस ताकत को क्यों नहीं नाप पाई, अफगान आर्मी की कमजोरी का सही असेसमेंट क्यों नहीं हुआ, इंटेलिजेंस क्यों फेल हुई। एक्सपर्ट कहते हैं कि अफगानिस्तान से पुल आउट करने की टाइमिंग भी गलत हुई। अफगानिस्तान में काम कर चुके अमेरिकन आर्म फोर्सेस से लोगों का कहना है कि मौसम के हिसाब से अफगानिस्तान में इस समय फाइटिंग सीजन है। विंटर में जब बर्फ पड़ती है तो तालिबान के लड़ाके घरों में घुसने को मजबूर हो जाते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। कड़ाके की ठंड में न वो हथियारों पर कब्जा कर सकते थे और न लड़ सकते थे। इसलिए अमेरिका की पुल आउट की टाइमिंग बिल्कुल गलत है। आज हालत यह है कि अमेरिका को अफगानिस्तान में फंसे अपने नागरिकों को निकालना मुश्किल हो रहा है। 20 साल तक जिन अफगानियों ने अमेरिका का साथ दिया उनकी जिंदगी खतरे में है।
अमेरिका के लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि 20 साल तक जिस फौज को ट्रेन किया, इतने सोफिस्टिकेटेड हथियार दिए, उसने सारे हथियार, सारे एयरक्राफ्ट इतनी आसानी से तालिबान को कैसे सौंप दिए। तालिबान के इस कदर मजबूत होने का मतलब है अमेरिका का भारी नुकसान और रशिया, ईरान और चाइना जैसे मुल्कों का फायदा, उनका अपर हैंड। अमेरिका के लोग पूछ रहे हैं, अगर यही करना था, अफगानिस्तान को तालिबान से लेकर तालिबान को ही वापस देना था, तो फिर 2500 सोल्जर्स की बलि चढ़ाने की क्या जरूरत थी? तो फिर अफगान फौज पर करोड़ों डॉलर खर्च करने की क्या जरूरत थी? आज अफगानिस्तान में जो मौत का तांडव हो रहा है, उसके लिए सारी दुनिया के लोग अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हैं। अफगानिस्तान से लगातार तस्वीरें आ रही हैं, ऐसी तस्वीरें जो कलेजा कपाने वाली है। इन तस्वीरों को देखकर तालिबान के जुल्म और खौफ का अंदाजा होता है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद अब वहां कोई रहना नहीं चाहता। अफगानिस्तान के लोग कोई भी कीमत देकर जितनी जल्दी हो सके मुल्क छोड़कर भागना चाहते हैं। इस कोशिश में वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। अफगानिस्तान के हजारों लोगों की भीड़ काबुल एयरपोर्ट के बाहर इकट्ठा है। वो जानते हैं कि काबुल एयरपोर्ट के आसपास इस वक्त भयानक हालात हैं। एयरपोर्ट के अंदर अमेरिका और ब्रिटेन के फौजी हैं और एयरपोर्ट के बाहर तालिबानी। आज काबुल एयरपोर्ट से रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें आई हैं, जिनमें तालिबान फाइटर्स अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं और इस फायरिंग के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे हैं। फायरिंग के बीच लोगों में चीख पुकार मची हुई है। महिलाएं बच्चों को गोदी में उठाकर भाग रही थी। काबुल एयरपोर्ट के बाहर गोलियां इस तरह चलाई गई जैसे कोई आतिशबाजी हो रही है। काबुल हवाई अड्डे के बाहर ऐसे हजारों असहाय बेसहारा अफगानी परिवार पहुंचे हुए हैं। डरे हुए सहमे हुए लोग तालिबान से आज़ादी के लिए देश को बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लोग एयरपोर्ट के अंदर घुसना चाहते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर हालत आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, इसके लिए अमेरिकी फौज ने एयरपोर्ट के चारों तरफ कटीले तार लगा दिए हैं, जिससे आम लोग की भीड़ अंदर की तरफ ना आ सके। एयरपोर्ट के बाहर तालिबानी आतंकी लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर फायरिंग की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। फायरिंग इतनी देर तक हुई कि हवा में धुआं उठने लगा। गोलियों की आवाज ने वहां मौजूद बच्चों और महिलाओं को खौफ से भर दिया। लोगों में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों में दिखाई देगा कि महिलाएं बदआवाज होकर चिल्ला रही हैं। महिलाएं एयरपोर्ट के अंदर तैनात अमेरिकी सैनिकों से अपने बच्चों की जान बचाने की गुहार लगा रही हैं। कुछ तस्वीरें तो ऐसी भी देखने को मिली जिसमें अफगानिस्तान की महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को एयरपोर्ट के भीतर कटीले तारों के उस पार फेंक रही हैं, जिससे उनका बच्चा बच जाए, किसी तरह वो देश से निकल जाए। एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को हवा में उछाल दे, हमेशा के लिए अपने से दूर कर दे, सिर्फ इसलिए कि उसकी जान बच जाए। इससे ज्यादा दर्दनाक तस्वीर और क्या हो सकती है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर से आई एक तस्वीर खौफनाक है। एक तरफ तालिबानी आतंकी जुल्म ढा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए तैनात अमेरिकी सैनिक फायरिंग करके लोगों को एयरपोर्ट के पास से हटा रहे हैं। अमेरिकी सैनिकों ने एयरपोर्ट के पास जमा लोगों की भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसके बाद लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच लोग इधर उधर भागे तो लोगों को अपने सामान, अपने परिवार के लोगों तक का होश नहीं रहा। एयरपोर्ट के बाहर हो रही फायरिंग की तस्वीरें देखकर अफगानिस्तान के खौफनाक हालात अंदाजा हो जाता है। फायरिंग से बचने के लिए जब लोग भागे तो लोगों के जूते चप्पल इधर उधर बिखर गए। कुछ महिलाएं दिखी जो छोटे छोटे बच्चों को सीने से चिपकाए रो रही हैं, चिल्ला रही हैं और अमेरिकी फौजियों से मदद की गुहार लगा रही हैं। 6 شهر مفتاح. 6 شهر. 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 6 شهر
पिछले 4 दिन से काबुल एयरपोर्ट के बाहर इसी तरह की अफरा तफरी का माहौल है। हजारों की संख्या में लोग एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं। लोग काबुल शहर में अपने घर नहीं जाना चाहते, क्योंकि अगर वापस गए तो फिर लौट पाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। सोचिए, 4 दिन से लोग अपने बच्चों को लेकर एयरपोर्ट के बाहर जमा हैं। न खाना है, न पानी है, और ऊपर से भयंकर गर्मी। ऐसे में सबसे ज्यादा मुसीबत हो रही है छोटे छोटे बच्चों की। भूख प्यास से बच्चे तड़प रहे हैं, लेकिन बेबस मां कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि सामने तालिबान के फाइटर्स बंदूक ताने खड़े हैं और दूसरी तरफ कटीले तारों की दीवार। वो कहां जाएं, क्या करें? शायद इसीलिए महिलाएं अपने बच्चों को इन कटीले तारों की बार के पार फेंक रही हैं, ये सोचकर कि हो सकता है कि अमेरिकी जवानों को तरस आ जाए, शायद वो उनके बच्चे को बचा लें, क्योंकि तालिबान से तो उन्हें रहम की जरा भी उम्मीद नहीं। लेकिन अमेरिका की अपनी मुश्किल है। अफगानिस्तान में अमेरिका के लोग फंसे हैं। अमेरिका को उन लोगों को निकालना है जिन लोगों ने तालिबान के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी, और वक्त है सिर्फ 31 अगस्त तक का, क्योंकि अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने लोगों को निकालने के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन तय की है। इसलिए अमेरिका के जवान बिना वक्त गंवाए लगातार उन लोग को एयरपोर्ट के बाहर भेज रहे हैं जिन्हें अफगानिस्तान से बाहर ले जाना है। एयरपोर्ट से अंदर सिर्फ वही जा सकता है जिसे अमेरिकी अधिकारी इजाजत दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद एक छोटे से गेट से लोगों को अंदर भेजा जाता है। यहां से लोगों को अमेरिकी फौज की सुरक्षा में उस जगह तक ले जाया जा रहा है जहां अमेरिकी एयरक्राफ्ट खड़े हैं। रिपोर्ट्स इस बात की मिली हैं कि जो लोग अमेरिका के साथ काम करते थे उन सारे लोग के बायोमेट्रिक्स तालिबान के हाथ लग गए हैं। वो घरों में घुसकर एक एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहते हैं जिसने अमेरिका का सपोर्ट दिया था। ऐसे सारे लोग जान खतरे में, इसलिए ऐसे सारे लोग काबुल छोड़ना चाहते हैं। अमेरिका की कोशिश ये थी, दावा यह था कि हर रोज 5000 लोगों को निकाला जाएगा, लेकिन आज सिर्फ 1800 लोगों को निकाला जा चुका, और ऐसे करीब 80,000 लोग हैं। हालांकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आज कहा कि ऐसे 50,000 लोग हैं, लेकिन अगर 50,000 लोग हैं तो भी इनको निकालने में काफी वक्त लगेगा। अब अमेरिका इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या अमेरिकी फौज को 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में रखा जाए, जब तक कि एक एक अमेरिकन को वहां से निकाल नहीं लिया जाता। काबुल में एयरपोर्ट के पास हालत क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूं। एयरपोर्ट के बाहर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं अपने बच्चों के साथ एयरपोर्ट के बाहर फ्लाइट पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। एयरपोर्ट के अंदर अमेरिका की फौज है, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर तालिबान का राज है। एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए 3 लेयर से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तालिबान, उसके बाद अफगानी फौज के वो लोग जो अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं, और तीसरी लेयर अमेरिकन फौज की। जहां तक तालिबान के फाइटर्स का सवाल है, उनका जहां मन करता है वहां गोली चला देते हैं, जहां चाहें वहां बम फोड़ देते हैं। तालिबानी आज काबुल में नेटो के हेडक्वार्टर पहुंचे। इन लोगों ने नेटो के ऑफिस में जमकर दंगा मचाया। ऑफिस के अंदर रखे सामान को तोड़ दिया, नेटो के दफ्तर में रखे टेक्निकल इक्विपमेंट, कंप्यूटर सिस्टम, सबको बर्बाद कर दिया। ज्यादातर अमेरिकी सैनिक, अमेरिकी एम्बेसी में काम करने वाले लोग तो अफगानिस्तान से निकल गए हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत तमाम देशों ने अपने लोगों को निकाल लिया है। फिलहाल पाकिस्तान, रशिया, चाइना और ईरान की एम्बेसीज काम कर रही हैं, क्योंकि इन देशों का तालिबान के साथ समझौता है, अंडरस्टैंडिंग है। वो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब तालिबान के जुल्म सहने के लिए बचे हैं सिर्फ अफगानी लोग, सिर्फ अफगानी आवाम या फिर अफगानिस्तान की फौज के कमांडर जो तालिबान के कब्जे में आ गए हैं। और तालिबान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तालिबानियों ने लोगों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया है। 32 प्रोविंस में तालिबानी आतंकियों ने पुलिस के मुखिया हाजी मुल्ला की गोली मारकर हत्या कर दी।
और इसका वीडियो बनाकर सर्कुलेट कर दिया। तालिबानी दरिंदों ने अफगानी पुलिस के अफसर के हाथ बांध दिए, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और फिर घुटने के बल बिठाकर पीछे से गोलियों से भून दिया। तालिबान ने अपने इरादे पहले दिन ही साफ कर दिए थे। 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा करते ही तालिबान ने कहा था अब अफगानिस्तान शरिया के हिसाब से चलेगा, और इसके बाद तालिबान ने अपना कानून चलाना शुरू कर दिया। खासकर सजा देने के मामले में अफगानिस्तान में तालिबान की न दलील न सुनवाई, सीधे सजा वाली अदालतों का दौर दोबारा शुरू हो चुका है। जिसे तालिबान गुनहगार समझ रहा है उस पर खुलेआम चौराहे पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, चारों तरफ मजबा लगा है और तालिबानी फाइटर इस शख्स को पीट रहा है। कभी वो उसे कोड़ा मारता है, कभी बंदूक के पट से उस पर वार करता है। इस शख्स के हाथ में जूता है। तालिबान ने उससे कहा कि जूते को मुंह से पकड़ो, तो डर की वजह से उसने वैसा किया भी, लेकिन तालिबानियों का दिल इतने से नहीं भरा। दहशतगर्दों ने इस शख्स का मुंह काला कर दिया। बताया जा रहा है कि इस शख्स के ऊपर चोरी का आरोप है, इसलिए शरिया के मुताबिक तालिबानियों ने उसे सबके सामने सजा दी। कहा जा रहा है कि तालिबान सरकारी कर्मचारियों को, अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के समर्थकों को पकड़ रहा है, उन पर चोरी और लूट के इल्जाम लगा रहा है ताकि उनकी इमेज खराब की जा सके, और फिर सबके सामने उन्हें सजा दी जा रही है। अब चूंकि ना तो कोई सुनवाई होती है, न कोई वकील है, न कोई दलील है, तो तालिबान जो कह रहा है उसे सच मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और इसके बाद इसी तरह खुलेआम सजा दी जाती है। तालिबानियों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सामने महिला है या पुरुष है या बच्चा है। जब भी तालिबान को लगता है कि लोग उनकी बात नहीं मानते तो वो टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो काबुल एयरपोर्ट की है। एयरपोर्ट के आसपास जमा लोगों से तालिबानी गार्ड वापस जाने को कहते हैं, और जो लोग उनकी बात नहीं सुनते उनकी वहीं पिटाई शुरू हो जाती है। और फिर इस बात में फर्क नहीं किया जाता कि जिसके ऊपर कोड़ा पड़ रहा है वो छोटा बच्चा है, महिला है या बुजुर्ग है। तालिबानी गार्ड फायरिंग करते वक्त भी ये नहीं देखते कि उनकी गोलियों का शिकार बच्चे हो रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि अब तक काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग में 12 बेगुनाह अफगानियों की जान जा चुकी है। तालिबान की हरकतों के कारण अफगानिस्तान के लोगों में डर जरूर है, खौफ जरूर है, लेकिन तालिबान के खिलाफ गुस्सा और नफरत भी साफ दिखाई देती है। जो लोग अफगानिस्तान में फंसे हैं वो तो बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, इसलिए खामोश हैं। लेकिन जो अफगानिस्तान से बाहर हैं वो तालिबान की दरिंदगी के सबूत, तालिबान की क्रूरल्टी के सबूत दुनिया को दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले इंडिया टीवी के स्टूडियो में कुछ अफगानी लड़कियां आई थी, उनकी बात सुनकर आंखें भर आई। मुस्कान हबीबी नाम की महिला ने कहा कि तालिबान जो कर रहा है वो इस्लाम नहीं है। मुस्कान ने अपनी बहन की तस्वीर दिखाई जिसके चेहरे पर पिटाई के निशान थे। तालिबानियों ने मुस्कान की बहन को सिर्फ इसलिए पीटा था क्योंकि वो परिवार के किसी पुरुष सदस्य के बगैर, मेल मेंबर के बगैर घर से बाहर निकली थी। ये हमारे एक फैमिली के मेंबर के साथ हुआ है। जैसे इनका उसके बाद उन्होंने फांसी डालने की कोशिश किया है, लेकिन ये लड़की ने एक तरीके से भाग गया है। इनको फांसी देना चाहते थे? हाँ जी, फांसी देना चाहते थे। और ये जो है अभी आप लोग जो देख रहे हैं इनके फेस में जो है निशान, ये उनके थप्पड़ के निशान है। ये थप्पड़ मार मार के चेहरे का हाँ, ये थप्पड़ के निशान है सर। किस गुनाह में? इस गुनाह में कि आप क्यों जॉब करते हो, नौकरी क्यों की? हाँ, नौकरी क्यों की, और आप महरम के बिना बाहर क्यों जाते हो? महरम यानी आपके साथ कोई, मतलब हाँ जी, कोई परिवार का कोई परिवार नहीं है, कोई मेल मेंबर होना चाहिए। तो उसके बिना अगर कोई लड़की बाहर निकलेगी तो उसका ये हाल करेंगे? हाँ जी, बिना कुछ पूछे, बिना किसी वार्निंग के। मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा बात कर रहे थे इन लड़कियों से। मुस्कान हबीबी ने उन्हें बताया कि उस शख्स को, ये जो उन्होंने कहा कि वो बात हर शख्स को सुननी चाहिए क्योंकि दिल दहलाने वाली बात है। जिसके मन में तालिबान के दावों पर थोड़ा भी असर हो रहा है, जिन्हें लग रहा है कि तालिबान कुछ बदला है, उनके लिए इस लड़की की बात सुनना बहुत जरूरी है। और ध्यान से सुनिए, मुस्कान ने कहा तालिबान बदल गया है,
तालिबान को मौका देना चाहिए। इस तरह की बातें सिर्फ वो लोग कह सकते हैं जो अफगानिस्तान में है नहीं, जिनके परिवार का कोई मेंबर अफगानिस्तान में नहीं रहता। जो ये बात कह रहा है कि उसे अफगानिस्तान को बदला हुआ देखना चाहिए, उसे कुछ दिन के लिए वहां भेज देना चाहिए। अफगानिस्तान के हालात कैसे हैं, वहां के लोगों पर क्या बीत रही है, क्या जुल्म हो रहे हैं, ये मुस्कान की बात सुनकर बिल्कुल साफ पता चल जाता है। इस्लाम के नाम से सब फायदा उठा रहा है, सब फायदा उठा रहा है। ऐसे नहीं है, मुस्लिम लोग ये इस्लाम नहीं चाहते। ये कौन सा इस्लाम है? बच्चे के ऊपर कोई रहम नहीं है, उनके दिलों में कुछ रहम नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ पूरे दुनिया में कि जहाँ पे अफगानी लोग रहते हैं, जहाँ पे भी अफगान लोग रहता है, चाहे वो कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, इनके मतलब अफगान लोग के हाथ उठाए, हमारा आवाज सुने और हमारे बारे में थोड़ा सा ये रहम करे और ये सोचे कि हम किस हालत में हैं। बच्चे वहाँ पे क्या, उनका क्या चल रहा है? लोगों के पास खाना नहीं है, काम नहीं है, अभी सब कुछ बंद है, लोगों के डर के वजह से घर में बैठा हुआ है और पूरी दुनिया में ये बात सुने कि हम का कोई गुनाह नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है, ना तो पाकिस्तान के साथ कुछ किया है, ना तो 20 साल हमें पढ़ाई किया है, 20 साल सिचुएशन एक हफ्ते में पूरा बर्बाद हो गया। आज जो आज़ादी का दिन है अफगानिस्तान में, अगर कोई कहे कि आज़ादी मुबारक हो, या तो आपका झंडा कौन सा है? मैं खुद कंफ्यूज है कि मेरा झंडा कौन सा है। मैं वो फ्लैग जो ग्रीन रेड ब्लैक है उसको भी मानूं, या वो व्हाइट उसमें लिखा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिनके उसका इतना मतलब यूज हो रहा है, ऐसे मतलब वो लोग गलत तरीके से यूज करता है कि मैं खुद परेशान हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैं कौन से कंट्री से आई हूँ, मैं जाऊँ कहाँ जाऊँ। अगर वहां से हमारा कोई कॉल आए, ये बोल रहे कि ठीक है वापस मत आओ, जहाँ पे वो सेफ रहो। हम कैसे सेफ रहे? कैसे? किसको बताए अपने दर्द को, किसको सुनाए? अभी अफगान लोगों को जिनका ऐसे हालत आ गए वहां पे कि अगर बोले भी क्या बोले कि हाँ ठीक है, हम ठीक है, नहीं, कोई ठीक नहीं है। वहां पे कोई सिचुएशन ना तो बदल सकते हैं, ना तो बदल होने वाला है, ना तो बदल हो जाएगा। हर घर को तलाशी करके या तो चेक करके पूरा औरतें जितने 18 to 40 इयर्स तक उन्होंने बोला है कि अगर शादीशुदा है तो ठीक है, शादीशुदा नहीं है, अगर उन्होंने विधवा है तो हम निकाह में लेंगे। तो क्यों? वहां पे हक नहीं है किसी इंसान को रहने, वहां पे हमारा हक नहीं है? हम इंसान नहीं है क्या? इस्लाम के नाम से इतना फायदा क्यों उठा रहे हैं ये लोग? क्यों? कौन सा? ये इस्लाम है ही नहीं, ये लोग मुसलमान है ही नहीं। जिन मुसलमान इनके मतलब बात सुन के बोल रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इमारत इस्लामी आया है अफगानिस्तान में, एक बार जाके देखो क्या हालत आ जाएगा। वो जो लोग वहां पे होगा उनके ऊपर क्या जुल्म हो गया उनसे पूछो। मैं भी यहाँ पे बैठ के कुछ भी बोल सकती हूँ ना, क्योंकि मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनके जूते में मैं अपना पैर नहीं रखी हूँ ना, इसीलिए मैं सब कुछ बोल सकती हूँ। कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं है, अभी बहुत बुरा हाल चल रहा है वहां पे। ऐसे बुरा हाल है कि अगर कोई बाहर निकले, इधर उधर देखते हैं कि हम वापस आएंगे कि या मुझे तालिबान उठा के लेके जाएगा। मुस्कान हबीबी की आवाज अफगानिस्तान की हर औरत की, हर बेटी की आवाज है। सोचिए अफगानिस्तान के लोगों का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि आज अफगानिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, स्वाधीनता दिवस है, और आज के दिन अफगानी लोगों को यह नहीं पता कि उनका नेशनल फ्लैग कौन सा है। आज आजादी के दिन अफगान लोगों की आजादी तालिबानी आतंकियों के चंगुल में फंसी हुई है। अफगानियों को इंडिपेंडेंस डे से ठीक 4 दिन पहले अपनी आजादी खोनी पड़ी, लेकिन मैं अफगानिस्तान के लोगों की हिम्मत की दाद देना चाहता हूं। उनके बड़े बड़े लीडर भाग गए, उनकी आर्मी ने हथियार डाल दिए, लेकिन
अफगानिस्तान के लोग आज भी हिम्मत से अपना झंडा पकड़ के खड़े दिखाई दिए। हालांकि आज तालिबानियों ने काबुल में कई जगह नेशनल फ्लैग को उतार दिया, अपना झंडा लहराया। इसके बावजूद बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर अफगानिस्तान के लोगों ने अपने नेशनल फ्लैग के साथ प्रोटेस्ट मार्च निकाला और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, हाथों में झंडे लेकर तालिबान का विरोध किया। काबुल के लोगों ने इंडिपेंडेंस डे को तालिबान के खिलाफ प्रोटेस्ट का दिन बना दिया। अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले, लोगों ने हाथों में अफगानिस्तान का झंडा लिया हुआ था। काबुल के वजीर अकबर खान हिल पर लोग अफगानिस्तान का विशाल झंडा लेकर मार्च निकाल रहे थे। इस मार्च में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। ये तस्वीरें अफगानिस्तान के लोगों की देशभक्ति की, उनके जज्बे की, उनकी बहादुरी का सबूत है। काबुल की सड़कों पर आज हजारों निहत्थे लोग हाथ में अफगानिस्तान के झंडे को लेकर सड़कों पर निकल पड़े। कई किलोमीटर तक ये प्रोटेस्ट मार्च निकला। इस मार्च में सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। काबुल के अब्दुल हक स्क्वायर पर तो लोगों ने तालिबान के झंडे निकालकर अफगानिस्तान के फ्लैग लगा दिए। भीड़ के बीच में एक व्यक्ति तेजी से निकला और उसने पोल पर चढ़कर अफगानिस्तान का झंडा लगाया। नीचे खड़ी भीड़ खुशी में चीख रही है, लोग नारे लगा रहे हैं। अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में भी लोगों ने इंडिपेंडेंस डे पर तालिबान का विरोध किया। हजारों लोग अफगानिस्तान के झंडे के साथ सड़कों पर उतरे। लोगों ने करीब 50 फीट की ऊंचाई पर अफगानिस्तान का झंडा फहरा दिया। जिस वक्त अफगानिस्तान का झंडा हवा में लहराया, नीचे लोगों ने तालियां बजाई, नारे लगाए, एक दूसरे का जोश बढ़ाया। लेकिन उसी वक्त तालिबानियों ने आजादी का जश्न मनाने वाले लोगों पर फायरिंग कर दी, जिससे लोगों में भगदड़ मच गई। तालिबान की फायरिंग में कई लोग घायल हुए। तालिबान अफगानिस्तान के लोगों को डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहा है, जिससे अफगानी आवाम खामोशी से उनका हुक्म माने, घर से बाहर ना निकले। लेकिन अफगानिस्तान की बहादुर महिलाओं ने बंदूक का जवाब बंदूक से देने का फैसला किया है। हेरात प्रोविंस से आई इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले मैं आपको दिखाया कि अफगान लोगों पर तालिबानी किस तरह से फायरिंग कर रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, उनके दिल में खौफ भर रहे हैं। लेकिन इसी अफगानिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो फायरिंग से डरे नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान की औरतें वो तालिबान का मुकाबला करने के लिए सड़क पर उतरी। आज इंडिपेंडेंस डे के दिन बड़ी संख्या में औरतें सड़क पर उतर आई। अफगानिस्तान के नेशनल फ्लैग के साथ जो लोग निकले, उनको लीड करने वाली अफगान की बहादुर महिलाएं थी। हैरानी की बात है कि तालिबान को जवाब देने के लिए अब अफगानिस्तान की औरतों ने हथियार भी उठा लिए हैं। ये तस्वीर हेरात की है। हेरात में महिलाओं ने नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिलकर तालिबान को चुनौती देने का ऐलान किया है। अफगानिस्तान की महिलाओं का कहना है कि तालिबान या तो उन्हें मार देंगे या वो तालिबानियों को खत्म कर देंगे, क्योंकि न तालिबानियों से रहम की उम्मीद की जा सकती है और न ही तालिबानियों पर रहम करना चाहिए, क्योंकि वो इंसान नहीं है, हैवान है, दरिंदे हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं। तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के लोगों में कितना गुस्सा है, कितनी नफरत है, इसका अंदाजा आपको आज इंडिया टीवी के स्टूडियो में आई जोल नूरी की बात सुनकर हो जाएगा। ये लोग तालिबान कहेंगे कि हम लोग चेंज हो चुके, वो लोग बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, क्योंकि एक इंसान चेंज हो सकता है, हैवान को चेंज करना बहुत मुश्किल की बात है। वो लोग हैवान है, वहशी है, दरिंदे है, और उन लोगों की शक्ल देखकर बच्चे डर जाते हैं, बच्चे घर से नहीं निकल सकते। जिस दिन मैं घर से निकली थी, मेरी छोटी छोटी बहनें, उन्होंने मुझे कहा था कि बाजी अगर ये लोग आएंगे हम क्या करेंगे। तो मैंने उन्हें कहा था, उन लोगों ने सुना हुआ था कि छोटी छोटी बच्चियों को उठा कर लेकर जाएंगे, और वो लोग 12 साल की है।
तो कहते थे कि हम अगर आएंगे तो हम क्या करेंगे। मैंने उन्हें कहा था कि अगर आए तो तुम लोग कबर्ड में छुप जाना, वो तुम लोगों को उठाकर नहीं लेकर जाएंगे। ये आपने अपनी बहनों को कहा? मैंने अपनी बहनों के कहकर आई हूँ कि तुम लोग कबर्ड में छुप जाना और वो लोग तुम्हें उठा नहीं लेंगे। लेकिन कब तक वो लोग इस डर से वहां पर जिंदगी करेंगे कि हमें उठाकर, जैसे मैं अभी खुद ही डर रही हूँ, अगर मैं वहां जाऊंगी वापस, मैं जॉब नहीं कर पाऊंगी तो मैं अपने माँ बाप को खिलाऊंगी क्या? ये कोई नहीं सोचता। किसी कंट्री में भी ये लोग नहीं सोच रहे कि अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या होने वाला है। कोई ऐसा नहीं कर रहे कि अफगानिस्तान के बारे में आवाज उठाए, उन्हें बचा ले इन वेश्यों से। इन वेश्यों दरिंदों की तादाद क्या होगी? 1 लाख तादाद होगी? 1 लाख उनकी तादाद नहीं है, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 तक इनकी तादाद है। क्यों कोई कंट्री उनको नहीं निकाल सकता अफगानिस्तान से? क्योंकि उनमें इंसानियत नहीं है। वो इंसान के नाम से उन्हें इंसान बोलना बिल्कुल गलत बात है। आपने भी नोटिस किया होगा कि तालिबान के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज वहां की बहादुर औरतों ने उठाई है। सबसे ज्यादा हिम्मत अफगानिस्तान की महिलाओं ने दिखाई है, शायद इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा जुल्म वहां की औरतों के साथ हुए। आज अफगानिस्तान की औरतें जानती हैं कि अगर उन्होंने अब आवाज नहीं उठाई तो फिर उन्हें कभी सिर उठाने नहीं दिया जाएगा। इसलिए अफगानिस्तान की महिलाएं पूरी दुनिया को अपना दर्द बता रही हैं। दुनिया के ज्यादातर मुल्कों को अफगानिस्तान के लोगों के साथ, वहां के महिलाओं के साथ हमदर्दी है। मैंने देखा कि पूरी दुनिया में जहां जहां प्रबुद्ध महिलाएं हैं, इंटेलेक्चुअल लेडीज हैं, वो अफगानिस्तान की महिलाओं के साथ हमदर्दी रखती हैं, उनकी आवाज उठाती हैं, उन्हें ताकत देने की कोशिश कर रही हैं। हर मुल्क में आवाज उठाई जा रही है। इन महिलाओं ने आज बताया कि सबसे ज्यादा तबाही पाकिस्तान की वजह से हुई है। उनका सबसे करीबी, उनका हमसाया मुल्क, उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। अफगानिस्तान के लोग बताते हैं कि अब पाकिस्तान के आतंकी संगठन अफगानिस्तान में तालिबान की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी वहां लूटपाट कर रहे हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान कितना दखल कर रहा है, इसकी तरफ इशारा आज हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी किया। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में विदेश मंत्री ने कहा, कुछ मुल्क आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें रोकना होगा। जयशंकर ने अफगानिस्तान में तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के साथ आने को पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बताया। Events unfolding in Afghanistan have naturally enhanced global concerns about their implications for both regional and international security. The heightened activities of the proscribed Haqqani network justifies this growing anxiety. Whether it is in Afghanistan or against India, groups like Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed continue to operate with both impunity and encouragement. It is therefore vital that this council does not take a selective, tactical, or even a complacent view of the problems we face. We must never countenance sanctuaries for terrorists or overlook the raising of their resources. इस वक्त भारत सरकार की प्रायोरिटी है अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाना। इसके लिए हर तरह के डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरी ताकत लगाई जा रही है। यही वजह है कि भारत ने अब तक तालिबान के बारे में अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। भारत सरकार फिलहाल वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है। दुनिया के दूसरे मुल्कों का क्या स्टैंड है, इसके बाद अपनी राय जाहिर की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि तब तक हमें अपने लोगों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकालने का मौका और वक्त मिल जाएगा। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कलकत्ता हाईकोर्ट से आज ममता सरकार को क्या झटका लगा। कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी की सरकार को तगड़ा झटका लगा। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की घटनाओं की जांच को लेकर हाईकोर्ट ने आज कहा कि 2 मई के बाद पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के दौरान मर्डर और रेप केसेस की जांच अब सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने हिंसा की दूसरी वारदातों की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का फैसला किया।
हाईकोर्ट की 5 मेंबर की बेंच ने आम राय से फैसला सुनाया और कहा कि सीबीआई की जांच कोर्ट मॉनिटर्ड होगी। अगर जांच में किसी तरह की रुकावट डालने की कोशिश की गई तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। इसके अलावा एसआईटी की जांच भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में होगी। 3 सदस्यों वाली इस एसआईटी में आईपीएस अधिकारी सुमन बाला साहू, सोमेन मित्रा और रणबीर कुमार शामिल हैं। सीबीआई और एसआईटी को अपनी जांच 6 हफ्ते में पूरी करनी होगी, रिपोर्ट हाईकोर्ट को देनी होगी। हालांकि ममता सरकार की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई थी कि 2 मई तक राज्य का पुलिस प्रशासन इलेक्शन कमीशन के अंडर था, तो हिंसा के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। लेकिन कोर्ट ने ममता सरकार की दलील को खारिज कर दिया, कहा कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ही प्रशासन अपने तहत लेता है। इसका मतलब यह नहीं होता कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार पूरी तरह अपने हाथ खींच ले। हाईकोर्ट ने चुनावी हिंसा को लेकर आज जो आदेश दिए, उसकी बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट को एडमिट किया। इस कमीशन ने हिंसा की घटनाओं की जांच करके अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी थी। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि बंगाल में चुनाव जीतने के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के लोगों को घरों में घुस कर मारा, हत्याएं की, बलात्कार हुए। तृणमूल कांग्रेस के लोग साफ साफ कह रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दीदी के खिलाफ आवाज उठाने की। उनका मैसेज था, अब हमारी सरकार है, तुम्हें सबक सिखाएंगे। इन मामलों में पुलिस चुपचाप तमाशा देखते रही। अगर कोई बीजेपी वर्कर थाने तक शिकायत करने पहुंच भी गया तो पुलिस ने उठाकर उसी को बंद कर दिया। और यह भी सही है कि ममता बनर्जी ने ऐसे केसेस में कई दिन तक किसी को रोकने की कोशिश भी नहीं की। इसीलिए आज मामला हाईकोर्ट में सीबीआई तक पहुंच गया। लेकिन ममता कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगी। उसकी पूरी कोशिश होगी कि मामला सीबीआई के पास न जाए, क्योंकि अगर सीबीआई ने जांच की तो ममता सरकार के लिए काफी मुश्किल होगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।